सिंदबाद का पहला समुद्री सफर। बसराह शहर में एक नौजवान व्यापारी रहता था जिसका नाम था सिंदबाद। बचपन से ही उसने ऐश और आराम वाली जिंदगी देखी थी क्योंकि उसके पिता बड़े व्यापारी थे और समुद्र के रास्ते कारोबार करते थे। पिता के गुजर जाने के बाद सिंदबाद को इतनी दौलत विरासत में मिली कि अगर समझदारी से खर्च करता तो सारी उम्र के लिए काफी होती। लेकिन जवानी के जोश में उसने उस दौलत की कद्र न की। दिन रात दोस्तों के साथ दावतें करता, महंगे कपड़े पहनता, लजीज खाने खाता और संगीत मेले में पैसे उड़ाता रहा। सालों के बीतते बीतते दौलत कम होती गई और एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास बस कुछ सिक्के ही बचे हैं। सिंदबाद परेशान हो गया। उसने सोचा, मैं इस आरामदायक जिंदगी से कैसे हाथ धो सकता हूँ? मुझे फिर से अमीर बनने का रास्ता ढूंढना होगा। उसने फैसला किया कि अब वो समुंदर के रास्ते व्यापार करेगा। अपने घर की बची हुई कीमती चीजें बेचकर उसने बढ़िया माल खरीदा, जैसे कीमती कपड़े, खुशबूदार मसाले और कुछ और चीजें जो दूर के मुल्कों में काफी पसंद की जाती हैं। बसराह के एक बड़े जहाज के मालिक से बात की और व्यापारियों के एक काफिले में शामिल हो गया। सफर का दिन आया। जहाज रवाना हुआ और समुंदर की लहरों को चीरता आगे बढ़ने लगा। शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। मौसम साफ था और रात में चांदनी के नीचे सभी व्यापारी गाने गाते और कहानियां सुनाते थे। लेकिन एक शाम दूर आसमान पर काले बादल छा गए। नाविकों ने पाल बांध दिए और तूफान की तैयारी करने लगे। अगले दिन भयंकर तूफान आया। लहरों की आवाज पहाड़ों के टकराने जैसी थी और हवा ऐसे चीख रही थी जैसे कोई गुस्से में दैत्य चिल्ला रहा हो। जहाज ऊपर नीचे हिचकोले खाने लगा और सभी यात्री डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। कुछ घंटों बाद जहाज एक अजनबी से टापू के पास पहुंचा। सब लोग किनारे उतरे। कुछ ने पानी पिया, कुछ ने फल तोड़े, लेकिन जल्द ही पता चला कि वो कोई जमीन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा समुद्री मछली की पीठ है। वो धूप में सो रही थी, लेकिन जैसे ही लोगों ने लकड़ी जलाकर आग जलाई, मछली को गर्मी महसूस हुई और वो अचानक हिली। एक विशाल लहर उठी और जहाज समेत सभी लोग पानी में गिर गए। मैं भी लहरों में बह गया, लेकिन एक लकड़ी के तख्ते को पकड़कर कई दिन समुद्र में तैरता रहा, जब तक कि एक छोटे से टापू पर न पहुंच गया। थकान से चूर होकर मैं रेत पर गिर पड़ा और गहरी नींद में सो गया। जब आंख खुली तो सुबह का सूरज निकल चुका था और चारों तरफ चिड़ियों की मीठी चहचहाहट गूंज रही थी। टापू हरा भरा और खूबसूरत था, लेकिन इंसानी बस्ती का कोई निशान नहीं था। मैंने सबसे पहले पानी की तलाश की। बीच में एक साफ पानी का सोता मिला और मैंने ताजा पानी पिया। फिर पेड़ों के फलों से पेट भरा और पत्तों के नीचे एक छोटा सा आश्रय बना लिया। कई दिन मैंने फल और मछली खाकर गुजारे, लेकिन मन में चाह थी कि यहाँ से निकलकर अपनी जिंदगी में वापस लौट जाऊं। एक दिन किनारे चलते हुए मुझे दूर से एक बड़ा सा ढांचा नजर आया। पास जाकर देखा तो वो एक पुराने जहाज का मलबा था। मैंने उसकी लकड़ियों से एक छोटी नाव बनाने की कोशिश की, लेकिन औजार न होने की वजह से मुश्किल हो रही थी। तभी किस्मत ने साथ दिया। कुछ दिनों बाद मैंने दूर से एक और जहाज आते देखा। मैंने हाथ हिलाकर और कपड़ा लहराकर इशारा किया। नाविकों ने मुझे बचा लिया। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और उन्होंने मुझे अपने साथ हिंदुस्तान जाने का न्योता दिया। हम कई बंदरगाहों पर रुके और मैंने अपने माल को अच्छे दामों पर बेच दिया। जब मैं बसराह लौटा तो मेरे पास मेरे पिता की विरासत से भी कई गुना ज्यादा दौलत थी। मैंने सोचा, सिंदबाद, तूने समुद्र की कठिनाइयों का स्वाद चख लिया, लेकिन मेहनत का फल भी पा लिया। इस तरह मेरा पहला सफर पूरा हुआ, लेकिन समुद्र की पुकार अब भी मेरे दिल में जिंदा थी। सिंदबाद का दूसरा समुद्री सफर। एक दिन मैंने अपने आप से कहा, भले ही अब तुम अमीर हो, लेकिन दिल फिर से सफर की पुकार सुन रहा है। अगर अब नहीं गए तो शायद ये मौका दोबारा न मिले। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं फिर से एक कारोबारी सफर पर जा रहा हूँ। वो हैरान हो गए। सिंदबाद, क्या तुम्हें पहले सफर की मुश्किलें भूल गईं? मैं हंस पड़ा। इस बार मैं ज्यादा तजुर्बे के साथ जा रहा हूँ। मैंने फिर से कीमती सामान खरीदा, रेशमी कपड़े, खुशबूदार मसाले और कुछ कीमती पत्थर जिनकी दूर दराज के मुल्कों में बहुत कद्र थी। बंदरगाह पर एक बड़ी और मजबूत जहाज मिली जो कई देशों की तरफ जा रही थी। मैंने अपना सामान जहाज में रख दिया और दूसरे व्यापारियों के साथ सफर शुरू किया। पहला महीना सफर का बहुत आराम से गुजरा। हम कई बंदरगाहों पर रुके, कारोबार किया और अच्छा मुनाफा कमाया। लेकिन एक दिन जहाज एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था जिसे नाविक समुद्री अजगरों के टापू कहते थे। विशाल पक्षी का साया, सुबह का वक्त था, सूरज निकला हुआ था और मौसम साफ था। अचानक जहाज पर एक बहुत बड़ा साया पड़ा। सब लोग हैरान होकर ऊपर देखने लगे। हमारे ऊपर एक ऐसा विशाल पक्षी उड़ रहा था जिसके पंख किसी छोटे टापू जितने बड़े थे। नाविक घबरा कर चिल्लाए, रुक, रुक आ गया। ये वही मशहूर काल्पनिक रुक पक्षी था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हाथी जितने बड़े जानवर को भी उठा सकता है। नाविकों ने जहाज को तुरंत उस जगह से मोड़ लिया, लेकिन मैं जिज्ञासा में उस पक्षी को उड़ते हुए देखता रहा। रुक एक दूर के टापू पर उतरा और एक बड़े से घोंसले में जा बैठा। नाविक बोले,
बोले कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, वरना ये पक्षी जहाज को नष्ट कर देगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक और प्लान चल रहा था, रुका अंडा और खतरनाक योजना। मैंने जहाज के साथियों से कहा कि थोड़ा रुक जाए ताकि मैं उस विशाल अंडे को पास से देख सकूं। वो डर गए। सिंदबाद, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है, अगर रुकने देख लिया तो बच नहीं पाओगे। लेकिन मेरा दिल जिज्ञासा से भरा था। मैंने एक छोटी नाव ली और टापू पर पहुंच गया। टापू हरा भरा था, लेकिन बीच में एक इतना बड़ा घोंसला था कि किले जैसा लगता था। उसके बीच में एक विशाल सफेद अंडा रखा था, जिसकी ऊंचाई मुझसे कई गुना ज्यादा थी। अंडा देखकर मैं हैरान रह गया। उसका छिलका चिकना और चमकदार था, जैसे सफेद संगमरमर, और उससे गर्मी निकल रही थी। मैं अंडे के पास खड़ा था कि अचानक आसमान से तेज आवाज आई। ऊपर देखा तो रुक लौट रहा था। उसके पंखों ने आधा आसमान ढक लिया। मैं तुरंत अंडे के पीछे छुप गया। रुक नीचे उतरा, अंडे को अपने विशाल पंखों से ढक लिया और कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। अगर मैं इस पक्षी के जोर का इस्तेमाल करूं तो शायद यहाँ से निकलकर किसी और जगह पहुंच सकता हूँ। मैं धीरे धीरे उसकी एक टांग के पास गया और अपने कपड़े की पट्टी से खुद को उससे बांध लिया। ये बहुत खतरनाक था, लेकिन जिंदा रहने का यही एक रास्ता था, रुक की उड़ान। और अजीब जगह पहुंचना। सुबह होते ही जब रुक शिकार के लिए उड़ा, मैं मजबूती से बंधा हुआ था। हवा के तेज झोंके मेरे चेहरे पर लग रहे थे और नीचे समुद्र छोटी छोटी लहरों जैसा लग रहा था। कई घंटे उड़ने के बाद रुक एक बड़े पहाड़ की चोटी पर उतरा। मैंने जल्दी से खुद को खोला और एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। रुक फिर उड़ गया और मैं अकेला रह गया। आसपास देखा तो पूरा पहाड़ चमकते सफेद और चमकीले पत्थरों से भरा था। जब एक पत्थर उठाया तो पता चला कि ये हीरे थे। दुनिया के किसी भी बाजार में इनकी बेशुमार कीमत थी, लेकिन खुशी के साथ डर भी था, क्योंकि गहरे दरारों में मैंने विशाल सांपों की परछाइयां देखी जो जहाज जितने लंबे थे। हीरों का रहस्य और शिकारी पक्षी का चालाकी भरा खेल। मुझे समझ आया कि नीचे की घाटी में उतरना नामुमकिन है। सांप दिन में अंधेरे में छुपे रहते, लेकिन रात को बाहर आकर शिकार करते थे। मैं ऊपर बैठा नीचे के हीरों की चमक देख रहा था। अचानक सुबह मैंने देखा कि बड़े बड़े पक्षी घाटी में उतरकर वहां मांस के टुकड़े गिरा रहे हैं। मैं हैरान था, ये क्यों कर रहे हैं? कुछ देर बाद समझ में आया, शिकारी लोग इंसान के लिए घाटी में उतरना असंभव होने की वजह से ये चाल इस्तेमाल करते थे। वो मांस के टुकड़े हीरों के ऊपर फेंक देते थे। हीरे मांस के साथ चिपक जाते। जब पक्षी मांस उठाकर अपने घोंसलों में ले जाते तो शिकारी घोंसलों से मांस समेत हीरे इकट्ठा कर लेते। मैंने सोचा, सिंदबाद, अगर तुम यहाँ से बचना चाहते हो तो यही चाल इस्तेमाल करनी होगी, जिंदगी दांव पर लगाना। मैं तुरंत एक बड़े मांस के टुकड़े के पास गया जो एक पक्षी ने अभी तक नहीं उठाया था। मैंने अपनी थैली में कई कीमती हीरे भरे, फिर खुद को मांस के अंदर मजबूती से बांध लिया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे ढोल बज रहा हो, क्योंकि अगर प्लान फेल हुआ तो या तो पक्षी मुझे खा जाएगा या सांप मुझे निगल जाएगा। एक विशाल पक्षी आया, मांस को उठाया और मुझे हवा में ले गया। नीचे पहाड़, जंगल और नदियां ऐसे लग रहे थे जैसे नक्शे पर बने हो। पक्षी मुझे अपने घोंसले में ले आया जो एक बड़े पेड़ की चोटी पर था। मैं अभी खुद को खोल ही रहा था कि एक शिकारी आ पहुंचा। उसने मुझे देखकर हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। वो हंसते हुए बोला, तुम्हारा दिल बहुत बहादुर है सिंदबाद, हमने आज तक किसी इंसान को इस तरीके से हीरे लाते नहीं देखा। घर वापसी शिकारी ने मुझे दूसरे व्यापारियों के शहर पहुंचाया। मैंने अपने हीरों को सोने, कीमती सामान और मसालों के बदले बेच दिया। फिर मैंने एक व्यापारी जहाज पकड़ा और लंबे सफर के बाद बसराह पहुंच गया। घर पहुंचते ही मैंने अपने दोस्तों को सफर की कहानियां सुनाई और वे हैरान रह गए। मैंने तय किया कि अब कुछ समय आराम करूंगा, लेकिन दिल के अंदर मुझे पता था मेरी रोमांचक यात्राएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। दूसरे सफर के बाद जब मैं दूसरे सफर से बसराह लौटा तो अपने हीरों से मैंने बड़ी दौलत इकट्ठी की। मैंने एक शानदार घर बनवाया, सुंदर कालीन और कीमती बर्तन लाकर हर कोना सजाया। बसराह के बड़े व्यापारी और शहर के अमीर लोग मेरे मेहमान बनते और मैं हर रात उन्हें मजेदार कहानियां सुनाता। लेकिन कुछ समय बाद वो पुराना एहसास, नए स्थान देखने और खतरों का सामना करने का फिर से दिल में जाग उठा। मैं सुंदर कमरे और मुलायम बिस्तर के बीच बंधा नहीं रह सका। मैंने दोस्तों से कहा, मैं फिर समुंदर की ओर जा रहा हूँ। जो कोई भी इस बार व्यापार और रोमांच के लिए मेरे साथ चलना चाहता है, तैयार हो जाए। सिंदबाद का तीसरा सफर, सोने की नदी और नरभक्षी टापू सफर की शुरुआत मैंने अपनी पूंजी से कीमती माल खरीदा, चावल, रेशमी कपड़े, ऊद और सुंदर बर्तन। फिर एक बड़े व्यापारी जहाज के सफर में शामिल हो गया। तूफान,
के पहले संकेत। पहली कुछ हफ्ते हमारा सफर आरामदायक रहा। हम समुद्र की गहराई में सुंदर मछलियां और पानी पर नाचती धूप की किरणें देखते रहे। लेकिन एक रात आसमान का रंग बदल गया। काले बादल छा गए और हवा ऐसी गूंजने लगी जैसे कोई दानव चीख रहा हो। कप्तान चिल्लाया, सावधान, ये तूफान बहुत खतरनाक है। समुद्र में लहरें ऐसे गरजने लगीं जैसे पहाड़ टकरा रहे हों। जहाज एक छोटी सी खिलौना नाव की तरह हिलने लगा। कई दिन हम तूफान से जूझते रहे, लेकिन आखिरकार जहाज एक अनजाने टापू के किनारे रुक गया। नरभक्षियों का टापू। हम टापू पर उतरे जहां हरे भरे जंगल और स्वादिष्ट फल थे। लेकिन जल्द ही हमने देखा यहाँ छोटे कद के, लंबे बालों वाले और अजीब तरह से चमकती आंखों वाले लोग रहते हैं। उन्होंने हमें बिना कुछ कहे पकड़ लिया और एक बड़े अलाव के पास ले आए। मैंने देखा कि वे हमारे कुछ साथियों के हाथ पांव बांध रहे थे। मेरा दिल धड़कने लगा। ये लोग नरभक्षी थे। कैद से भागना उस रात अलाव की लपटें उनकी आंखों में मौत का संकेत दे रही थी। उन्होंने हमारे दो साथियों को लकड़ी की चौकी पर रखा और ताजी हरी टहनियां आग में सेंकने लगे। उसकी गंध डरावनी थी। सिम्बाद के अद्भुत सफर अगला दूसरा भाग जल्द ही आएगा। तब तक मजा बनाए रखो।